Hello, good morning. Jai Samnarayan to every student. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हो आप सभी? Most. Fine. ओके ठीक है। आज तो सडनली लेक्चर लेने का हो गया। कल मुझे बताया था अहमद सर ने कि आपको सर लेक्चर लेना है और तो फिर आज आपको 5 एक मिनट लेट हुई, सॉरी फॉर दैट। देखो, सर ने बताया था कि आपको न्यूक्लियस चैप्टर रनिंग है, यस और नो, हाँ, है ना? ओके। ऑलमोस्ट हो और चुका है। न्यूक्लियस चैप्टर फिनिश हो गया या फिर थोड़ा कुछ पोर्शन बाकी है अभी? मतलब जो कट हुआ था वो थोड़ा बाकी है, बाकी कंप्लीट हो गया। ओके ओके, चलो तो फिर आज मुझे ऐसी इच्छा है और सर भी वैसे बता रहे थे कि स्टूडेंट को कुछ डाउट है या फिर कुछ पता नहीं चलता कुछ टॉपिक में, वैसा कुछ भी है तो आप लोग मुझे डाउट पूछिएगा तो फिर उसके सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ टॉपिक, कोई ऐसी थ्योरी, कोई सम्स ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, तो आज हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? वैसे कोई दिक्कत मत रखना कि चलो हम सर को कैसे पूछ सकते हैं, वैसा कोई कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, ठीक है? चलो तो बता दीजिए। रेज योर हैंड, जिसको भी पहले क्वेश्चन है वो रेज हैंड करे ताकि एक के बाद एक सभी के सॉल्यूशन हम कर सके। यदि आपके पास कुछ डाउट नहीं है तो फिर मेरे पास तो कई क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? चलो, नहीं है किसी को कुछ भी क्वेश्चन? नो। ओके, चलो क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? इस टॉपिक के रिलेटेड ही है, इस चैप्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा डिटेल से, ठीक है? और क्वेश्चन भी इतना टैलेंटेड है, वैसा मत सोचना कि चलो ऐसा क्वेश्चन पूरा का पूरा ध्यान दोगे अब तभी आपको क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा, वरना आपको कुछ क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि सर क्या पूछना चाहते हैं। और तुरंत आंसर देने की तकलीफ मत लेना, तुरंत आंसर वैसे आपको आने वाला नहीं है, ठीक है? चलो, बिना सोचे भी आंसर मत देना, ओके? तो लेट्स, आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। ओके, आपको कुछ दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड। यस, ओके ठीक है। तो कई बार यहाँ मेरे पे नेटवर्क का इश्यू तो आपको बोल देना सर कट पे है वैसा कुछ, इसलिए मैं पूछता रहूंगा। आपने बेटा इस चैप्टर में ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, और वो ग्राफ आपको पता होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर यस। न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन, उसका एक ग्राफ था इस चैप्टर में, हाँ। यस और नो, यस। है ना? Yes. यस, ओके। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है? लेट्स लेट्स आई एम फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ, सपोज इन वाई एक्सिस। Okay, suppose this is the graph which is on x-axis and in y-axis. Let's consider here binding energy EBN. EBN, that is meaning binding energy per nucleon, and here nucleon. And the graph identical is like that. Suppose in initial there are some peaks are there, not a continuous, it's changing likewise, and after some time it reached to some highest value, and for some moment it will be constant and it will be reduced further, ठीक है? वैसा ग्राफ था, इफ यू नो, यस। आपको याद है ना? हाँ। ओके, and here is some nucleon number is, if you remember, which nucleon is here? Fe Yes, 56. yes, correct, A equal to 56 वैसा था। और इनिशियली यू नो हियर हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium, so and so, and likewise it will be slowly, gradually it will be increased, and after some fixed value maximum, and here binding energy is maximum, if you know. यस,
8.8. EB maximum. ठीक है, and after that binding energy per nucleon is decreasing, and here will be in meanwhile this portion will be likewise constant. ठीक है, nearly constant रहेगा 8.5 or nearly. So from this graph we can easily say that the initial there are some peaks in the graph, and after some time it is constant, है ना, वो constant हो जाता था. चलो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ग्राफ में हमें यहाँ कुछ प्रकार की एनर्जी मिल रही थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. इफ यू रिमेम्बर, okay, which type is energies are there? Tell me. We broke or we accumulate the nucleon, then there will be some energies are there. Which are they? Fusion or fission? Yes, fission and fusion. What is here? Fission. Fission. Nuclear fusion. ठीक है, and here sorry, हाँ सर, fission आएगा ना उधर. यहाँ पे fission आएगा. ठीक है, and here Fusion. Fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, यहाँ तक तो बात सभी को पता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो इनिशियली जब भी यूनिवर्स बनने का स्टार्टिंग हुआ होगा, जब भी तो बताइए कि चलो पहले इजी से स्टार्ट हुआ होगा. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली हाइड्रोजन, दैट इज 1H1 ओनली. Yes. ठीक है, 1H1 फॉर्म हुआ होगा. उसके बाद में उसमें न्यूट्रॉन वगैरह कुछ ना कुछ ऐड होता होगा. सपोज न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है 0 and 1, देन इट विल बी ड्यूटेरियम, सॉरी 1H2. ठीक है, लाइकवाइज सो कंटिन्यूस after 2 neutron, 2 proton, and after that there will be all the periodic table will be formed here. ठीक है. Yes. Suppose at last I think 117. Suppose any element X, we don't know, an atomic number is there, we don't know. ठीक है, after till the date यहाँ तक एलिमेंट रिसर्च हुए हैं. तो देखो जैसे भी न्यूक्लियन बनना स्टार्ट हुआ, एक न्यूक्लियन हुआ, दूसरा न्यूक्लियन, तीसरा, वैसे पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा है, वो तो हमें पता ही है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेके हीलियम, लिथियम, सोडियम, सो एंड सो, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे बन जाता है. ठीक है, रेयर एलिमेंट और सो आर देयर. तो जब भी एक पीरियोडिक टेबल या फिर नए एलिमेंट्स बनने स्टार्ट हुए, तो देखो बेटा जैसे भी ऐसे इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीजिंग. Yes. Now you know what is binding energy. Binding energy, what shows the here binding energy? It shows the stability. Yes or no? Yes. Yes. Binding energy shows the stability of for that nucleon, particular nucleon. Suppose I am taking here some value, then here if some nucleon is there, it shows the stability for that nucleon. Now when the stability should be reached at highest value or at a peak value, now there will be no form the new nucleon. यानी कि मैं ऐसा बता रहा हूं कि चलो एक बार कोई न्यूक्लियन માટે મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી અચીવ થઈ જાય, રેડી, મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી અચીવ થયા પછી એના પછીને નેક્સ્ટ ન્યુક્લિયન ફોર્મેશન થવા જ ના જોઈએ. ठीक है, तो चलो मैक्सिमम स्टेबिलिटी Fe के लिए हुआ. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, आपको पता ही है. ठीक है, Fe आयन के लिए मैक्सिमम है. देखो हम अभी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियन की. चलो Fe के लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त हो गई. ओके, तो स्टेबिलिटी प्राप्त हो गई, तो अब इनके बाद कोई भी नई न्यूक्लियन बनने नहीं चाहिए. ठीक है, जैसे हम ये ग्राफ समझ रहे हैं और जैसे हम स्टेबिलिटी और जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये सब हम समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो जाए उसके बाद कोई भी नए न्यूक्लियाई, कोई भी नया एलिमेंट फॉर्मेशन होना नहीं चाहिए. लेकिन उनके बावजूद भी कई सारा, मैंने पहले ही बताया, चलो 117 तक तो फॉर्मेशन अब तक तो हो चुके हैं, कई तो आर्टिफिशियल है. ठीक है, कोई नेचुरल एलिमेंट्स है, चलो वो सब बात जाने दो. लेकिन उसके
स्टेबिलिटी अचीव होने के बाद भी व्हाई द नेक्स्ट न्यूक्लियन और नेक्स्ट एलिमेंट आर फॉर्म, दैट इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन में पता चला आपको बेटा? यस और नो? સવાલમાં ખબર પડી બેટા હું શું કહું છું ક્વેશ્ચનમાં? કે જ્યારે પણ એલિમેન્ટ્સ બનવાના સ્ટાર્ટ થયા, whenever we don't know, ठीक है, तो इंक्रीजिंग लेवल पर જોવા જઈએ તો સ્લોલી એમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ની નંબર ઓફ પ્રોટોન નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થતા જાય છે અને સ્ટેબિલિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે। જો ઇનિશિયલી હાઇડ્રોજન પર જોવા જઈએ તો એના માટે બાઇન્ડિંગ એનર્जी वेरी फ्यू वैल्यूज, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है नहीं। उसके बाद देखो हीलियम में उसके ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, फिर लिथियम भी उनसे डिक्रीज हो गए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट वन, फिर वैसे ही हो गए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पे अचीव हो गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो गई तो उसके बाद तो अब नए फॉर्मेशन होना चाहिए नहीं, तो फिर भी हुए और उसके बाद भी अब कई ज्यादा एलिमेंट्स आर्टिफिशियल और नेचुरल फॉर्म में भी है, तो वैसा क्यों हुआ, वो मेरा क्वेश्चन है। चलो कौन बताएगा आंसर? सोचिए 2-3 मिनट। सोच रहे हो ना कि सो गए हो? सोच रहे थे। चलो देखते हैं कौन जीनियस बन रहा है आज का आंसर देख के। यदि अभी भी क्वेश्चन में कुछ पता ना चला हो तो मुझे पूछ सकते हो। किसी को सर अभी मुझे क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ जो रिपीट कर दो। जो આપણી પાસે જે ગ્રાફ છે ને, એ ગ્રાફ બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયોન વર્સિસ ન્યુક્લિયોન નંબર એનો ગ્રાફ છે, જેને એટોમિક માસ પણ આપણે સમટાઈમ્સ કહીએ છીએ। એન્ડ હિયર બાઇન્ડિંગ એનર્જી EBN what is EBN that is binding energy of that nucleon per nucleon number, ठीक है। तो इनिशियली फॉर्मेशन हुआ, चलो भाई ओनली प्रोटॉन ही था, दैट इज हम उसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ठीक है। हम नाम उसके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू इस न्यूक्लियस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन को हम काउंट ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ थी, ठीक है, और उसके एटॉमिक नंबर चलो हमें पता चला। उसके बाद हीलियम आया, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा थी तो उससे ज्यादा वो स्टेबल था, ठीक है। फिर लिथियम हुआ तो उसकी डिक्रीज हुआ, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम फॉर्मेशन हुआ तो उसकी ज्यादा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर एंड सो and it will be see gradually the binding energy per nucleon is increasing, ठीक है, शार्पली नहीं है। देखो यहाँ सब शार्प वैल्यूज है, देखो चेंजिंग, आप ग्राफ में देखोगे प्रैक्टिकली तो भी आपको पता चलेगा यहाँ पे शार्प वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं, के बावजूद बाद में तो ग्रेजुअली हो रहा है। एंड मैक्सिमम पीक वैल्यू, ठीक है, फॉर Fe and the nucleon number is 56 and binding energy how much for Fe? 8 I think 8.75 MeV, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है अभी, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल है, जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो मोस्ट स्टेबल है। यदि मोस्ट स्टेबल है तो मोस्ट स्टेबल हो गए तो उसके बावजूद कोई एलिमेंट या फिर कोई भी न्यूक्लियर नया फॉर्म होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हुए
और कहाँ तक हुए वो तो मैं पता है, हम तो आर्टिफिशियल, अब तक तो आर्टिफिशियल कितने 117 यहाँ तक के तो हो गए, ठीक है। और इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, और कई की लाइफ एवरेज उसका स्पान देखने चाहे तो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड से लेके बिलियंस ऑफ ईयर तक के हैं कई एलिमेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पिक्स हो रहे हैं, तो हमें फ्यूजन मिल रहा है, यहाँ पे हमें फिशन मिल रहा है, वो बस सब बात छोड़ो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो गए हम, ठीक है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम स्टेबिलिटी यदि अचीव हो गई तो फिर इसके बाद नए न्यूक्लियाई, इसके बाद 56 के बाद 60 है या फिर 65, 70 एंड अप टू 100, सॉरी 260 अराउंड, इतना हो सकता है। तो ये सब न्यूक्लियाई फॉर्म क्यों हुए, वो मेरा क्वेश्चन है। Why this कोलावेरी? पॉम 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 पॉम। अब तो पता चला क्वेश्चन में। हाँ वो ठीक है। चलो अब ऐसा कोई जीनियस स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन में पता ना चला हो? कई स्टूडेंट हो सकते हैं हमारे क्लास में ऐसे जीनियस। वैसे आपके क्लास में स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 34, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्लास में? 34। तो अभी तो 25 ज्वाइंट्स हुए, बाकी सब कहाँ है? पता नहीं सर। चलो रोल नंबर देखे तो फिर સર પહેલા લેક્ચર માં આવું જ હોય છે રોજ. એવું હા 24 25 24 25 જ હોય છે. એટલે ઉઠ્યા ના હોય એવું છે? ના પછી એટલે એન્ટ્રી નહીં આપવાની આપણે હવે. સમજી ગયો, ઓકે। ચલો બેટા, તો આનો આન્સર આપજો, આવું કેમ થયું? लॉजिक लगाओ थोड़ा, कुछ मैं हेल्प करूंगा यदि लॉजिक लगा रहे हो तो। अब कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं कुछ आंसर नहीं दूंगा। हाँ सर 1 मिनट। सर सर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ न्यूक्लियॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना? हाँ तो फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना? हाँ देखो ओनली बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यदि ओनली बाइंडिंग एनर्जी होती ना तो हमें ऐसा चलता है कि चलो बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियन नंबर भी इंक्रीज हुए, लेकिन ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ईबीएन है। सर आपने भी क्या अभी सुबह सुबह इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। चलो कोई ने आंसर आवड़શે કે નહીં આવડે, કે પછી વિચારીને કહેશો મને? બોલીએ। give the answer please। सर कल तक का टाइम दो, दूसरा पूछ लो आज। ठीक है, अभी कुछ लॉजिक नहीं लगाना चाहते हो? मिल ही नहीं रहा कुछ। लॉजिक नहीं लग रहा है
तो मैंने तो पहले आपको दिया था ना, चलो आप मुझे क्वेश्चन पूछो, तो फिर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए मैंने पूछा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। છે તમે પૂછો ને એ છે તમારે મગજ ચલાવવાનું જ નહીં। આ તો મેં એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તમે ના આવડ્યો તો ચલો તો હું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પૂછું, એમાં શું થયું। હા જો આ જે ગ્રાફ છે ને, આ ગ્રાફમાં તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય ને તો એમાં વધારે સાફ એકદમ ક્લિયર થશે। મારી પાસે અત્યારે ટેક્સ્ટ બુક છે નહીં, છે પણ ગુજરાતી મીડિયમની છે। એમાં આ ગ્રાફ જોશો ને તો અહીંયા પીક્સ જોવા મળશે રેન્ડમલી, અને જે પીક અહીંયા ઇનિશિયલી છે એમાં હિલિયમ, લિથિયમ, રેડી, હિલિયમ ની વેલ્યુઝ છે, પછી હિલિયમ કે બાદ લિથિયમ નીચે આएगा। તો જો હિલિયમ પછી લિથિયમ ની વેલ્યુ ઘટે છે પાછી, રેડી, ડિક્રીઝ થાય છે। બેરિલિયમ ની પાછી ઇન્ક્રીઝ થશે, બોરોન ની પાછી ડિક્રીઝ થશે, કાર્બન ની ઇન્ક્રીઝ થશે, નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન ની તો એના કરતા પીક થશે। તો જો અમુક નંબર્સ માં એક પીક થાય છે, જ્યારે અમુક નંબર માં ફરી પાછી ડિક્રીઝ થાય છે। તો એવું કેમ? અને જો એવું જોઈએ કે ન્યુક્લિયર નંબર સાથે ઇન્ક્રીઝ થતી હોય તો હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, હિલિયમ પછી લિથિયમ ની વધારે હોય છે, પણ લિથિયમ ની એના કરતા ઓછી બાઇન્ડિંગ એનર્જી પર ન્યુક્લિયર। તો આવું કેમ? આ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, બોલો। તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય ને તો તમે જુઓ, મારી પાસે અત્યારે છે નહીં, નહીં તો હું શેર કરતો તમારી સાથે। सर आप यही पूछ रहे हैं ना, बीच बीच में पिक वैल्यू क्यों आती है? और सम वैल्यूज के लिए, हीलियम के लिए और कार्बन, ऑक्सीजन के लिए सर वैल्यूज है, सभी में नहीं है। जिस जो मास नंबर इजीली डिवाइड बाय 4 होता है वो मोर स्टेबल होता है। वो ऐसा कैसे? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, हम मैथमेटिकल वैसे फंक्शन नहीं दे सकते, चलो भाई डिवाइड बाय 4 कर दो। सर ये वैसे टफ क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। If you have understand properly the nucleus chapter, જો તમને પ્રોપરલી ખબર પડી હોય ને તો ખ્યાલ આવી જશે। जो तुमने देखा तो उसे ग्राफ है ना, जो जो 1s2 1s3, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप से सब वो तो पता है ना, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिशियम। देखो हीलियम का पीक हुआ फिर डिक्रीज हुआ है, देखो फिर कार्बन में फिर से पीक हुआ, नाइट्रोजन का डिक्रीज हुआ। वैसा नहीं कि चलो इवन नंबर देखो, ऑड नंबर देखो यहाँ पे 14 18 वो सब तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, सो एंड सो। और डिटेल से आप देखना चाहो तो आपको पता चलेगा, बाकी सब वैल्यू आए मिलेगी, यहाँ तो सिर्फ कुछ वैल्यू लिखी है। वाई? सेकंड क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम पीक हो रहा है, चलो इसका आंसर दो। यहाँ पे EBN। सर ये जो मतलब इवन नंबर के एटम्स, इवन नंबर ऑफ मास नंबर होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ा इक्वल होता है, और जो ऑड नंबर में होते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हाँ नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंस होते हैं, तो देखो तो जो कोलंबियन फोर्स होता है वो ज्यादा लगेगा। देखो अब यहाँ पे कोलंबियन फोर्स की तो बात होएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम चैप्टर न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जब भी न्यूक्लियन फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स ही लग रहा है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे कूलम फोर्स की तो कुछ बात ही नहीं है।
सर जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ही ना अंदर। देखो तुमने, अब मुझे दूसरी बात करनी पड़ेगी। इसमें एक ग्राफ है लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो, वैसे आपको सब कुछ दिख तो रहा है ना? हम्म, चलो देखो, हाउ मेनी टाइप्स इज फोर्स एज वी नो? कितने टाइप के फोर्सेस आप जानते हो? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, कोलंबियन फोर्स, चलो, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कोलंबियन। वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक न्यूक्लियर फोर्स, हाई, एंड वन इज रिमेनिंग, कोलंबियन, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हो। ठीक है, कोलंबियन इज वेल नोन। ठीक है, हम कोलंबियन इस चैप्टर में, इस 12th में ज्यादा पढ़ चुके हैं। ये तो 11th में पढ़ चुके हैं और ये आप पढ़ रहे हो। और ये तो यदि आप फ्यूचर में चांस है तो आप पढ़ोगे, वरना ये भी नहीं आएगा आपको, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो आपको इस चैप्टर में ग्राफ है, लेट्स आई एम ड्रॉ। यहाँ पे कुछ ड्रॉ, क्या हुआ, चली गई ना स्क्रीन आपके पास से? यस, वैसे यहाँ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल की बात होती है। जो એક પ્લોટ આવે છે ચેપ્ટરમાં આવી રીતે, આ સાઈડ એનર્જી છે E, આ સાઈડ R છે, રાઈટ? ડિસ્ટન્સ છે। આવે કે ગ્રાફ આવ્યો તમારે કે નહીં આવ્યો હા, ચેપ્ટરમાં? આયા આવ્યો છે। છે ને? ઓકે, અને E કયો અથવા V, U, whatever, and here some values is there। ठीक है, आई थिंक इट इज डिस्टेंस इन FM, फेम्टोमीटर और फर्मीमीटर। हम्म, हाँ और यहाँ पे आई थिंक 1 और 0.8 इज देयर, 0.8 FM। देखो, ये डिस्टेंस का मामला है। ठीक है, और 0.8 से यदि वैल्यूज डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस में, तो देखो ये फोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद तो कई डिस्टेंस के बाद देखो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है और यहाँ पे नेगेटिव। यदि नेगेटिव वैल्यूज है तभी न्यूक्लियन बाइंडिंग स्टेट में रह सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में न्यूक्लियन बाइंडिंग स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, यानी कि जो कि सपोज इफ यू हैव वन प्रोटॉन, अनदर प्रोटॉन, चलो इसका डिस्टेंस यदि कैलकुलेट करो, सपोज इट इज 20 FM। ठीक है, चलो तो इसके बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स तो लगने वाला है ही नहीं। ठीक है, No. देयर विल बी नो न्यूक्लियर फोर्स, देन इट विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स बट इज वेरी वीक। हम्म, ठीक है, एंड कोलंबियन फोर्स इज देयर। ठीक है, कोलंबियन फोर्स है। चलो, अब ये दो बंदे नजदीक आ गए, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, एंड सपोज इट इज नियरली टू 1 FM, so it will be, there will be an attractive force, and attractive force is due to strong न्यूक्लियर फोर्स, nuclear force, है ना? yes, हाँ इसके लिए, और इससे ज्यादा नजदीक आए, इससे ज्यादा नजदीक आए, then it will be start to repel। yes, ठीक है, वो बंदे को ऐसा कि चलो अब भाग जाओ, अब नजदीक नहीं रहना है, and it is also now the strong nuclear force। ठीक है, it is the special characteristic of strong nuclear force, up to some distance it will be attractive and after some distance it will be repulsive। repulsive, ठीक है, देखो, gravitational force is always attractive, हम्म, it will be never repel। nuclear force is attractive and
रिपल्सिव। रिपल्सिव। हम्म वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद में अभी हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। एंड कोलंबियन फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आल्सो रिपल्सिव, ठीक है ना। चलो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर वैसा तो है ही नहीं कि चलो यहाँ पे कोलंबियन फोर्स लगा, ठीक है। देखो कोलंबियन फोर्स तो कई ज्यादा एफएम डिस्टेंस हो तभी लग रहा है, तो यहाँ पे तो होता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन तो याद है कि क्वेश्चन भूल गया पाछो। याद है। ओके याद है। चलो तब ये एक्सप्लेन करो मुझे। फिजिक्स तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, लेकिन फेवरेट में भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, एटम एंड न्यूक्लियस। क्योंकि इसी पॉइंट पे मैं तो पीएचडी करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं की, पोस्टपोन की, कैंसिल नहीं किया। और ये इसी में बीएससी सेकंड ईयर में मैंने न्यूक्लियस के बारे में, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त तो ये था भी नहीं सिलेबस में। उस टाइम पे मैंने मॉडल बनाया था, ठीक है, ग्राफ वगैरह कुछ। तो सूरत में वीएनएसयू यूनिवर्सिटी में कई ज्यादा कॉलेजेस थी, और कई ज्यादा कॉलेजेस में कंपटीशन थी, और उसी कंपटीशन में जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उसमें से सभी पार्टिसिपेंट अटेंड हुए थे उस टाइम पे। आई थिंक इन बिटवीन 2000 टू 2005, इन बिटवीन, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, ईयर तो मुझे याद नहीं, लेकिन सेकंड ईयर बीएससी में उस वक्त पे गार्डा कॉलेज नवसारी में है, उसका नाम है गांडा नहीं गार्डा, GRD गार्डा कॉलेज। तो वीएनएसयू में तो कई ज्यादा कॉलेजेस है उस यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त पे मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था, और उस टाइम पे पोस्टर कंपटीशन थी, और उसमें सब कुछ कई ज्यादा स्टूडेंट थे। तो फिर पहले सेमिनार वगैरह कुछ था, सेमिनार अटेंड किया, फिर पोस्टर कंपटीशन देखने के लिए सारे प्रोफेसर्स वगैरह सब आए, यहाँ से वहां से सारे, कई ज्यादा टीचर्स और लेक्चरर थे, और कई ज्यादा स्टूडेंट थे। और मैंने उस टाइम पे मनी कंट्रीब्यूट के लिए मैंने एक फ्रेंड को रखा था मेरे साथ, क्योंकि ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें तो 100, 150, 200 रुपए का खर्च, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई मैं अकेला नहीं, मैं एक फ्रेंड को भी ले लेता हूँ, उसको भी मैंने साथ ले लिए। तो वैसे हम 2 थे, लेकिन उसने तो हाफ पैसे दिए थे, और बाकी काम तो सब मैंने ही किया था, ठीक है। वो सब कुछ मुझे ला देते, लेकिन लॉजिक मेरा था। तो उस वक्त पे जब कॉलेजेस में पोस्टर लगाया था, तो उस पोस्टर में प्रोफेसर्स अब Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग करने आ गए, चलो बेटा ये एक्सप्लेन करो, ये क्या है क्या है। उस वक्त पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तब जाके उसने कई नॉमिनेट किए, कई ज्यादा स्टूडेंट। बाद में फिर से सब हॉल में ऐसे सब स्टूडेंट एक्यूमुलेट हुए, और वहां पे फिर से एक प्रोफेसर साइंटिस्ट आए हुए थे, उसने सबको जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए पूछा। तब उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसकी वजह से मेरा पोस्टर में तो मुझे पता नहीं था कितना मेरा रैंक है, और कई ज्यादा नॉमिनेटेड हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे न्यूक्लियस चैप्टर के बारे में, जो मेरे माइंड में कई टाइम से चल रहे थे। तो उस टाइम पे वो प्रोफेसर भी कंफ्यूज थे थोड़े, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे। 1-2 क्वेश्चन तो मुझे पता कि चलो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैंने सोच लिया कि चलो नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, मेरा दिमाग ऐसे गलत क्वेश्चन ही कर रहा है। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर मुझे प्रॉपरली दिया था, और वो जो क्वेश्चन था उसके बाद मेरा सारी इतनी जितनी भी कॉलेजेस थी, जितने भी पार्टिसिपेट थे, उनमें से हमारी जो टीम थी, मैं और एक रौनक, हम दोनों का फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, ठीक है, उसी में। और हमें उस टाइम पे आई थिंक ऑक्सफोर्ड की फिजिक्स की डिक्शनरी मिली थी, ठीक है। वो उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी ने तो बाद में मुझे बहुत ही हेल्प की थी। और वो डिक्शनरी ऐसी थी कि फिजिक्स का कोई भी वर्ड्स निकालो तो उसके रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट है, उसकी डेफिनेशन है,
उसके एक्सपेरिमेंट है, जो भी है। सपोज आई आप उस डिक्शनरी में ऐसा न्यूक्लियर वर्ड्स सर्च करो तो न्यूक्लियर के बारे में सारी हिस्ट्री सारा सब कुछ जानने वाली वैसी डिक्शनरी थी उस टाइम, तो वो हमें मिली थी। तो उस टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ना पूछूं? पूछो। चलो, મેં એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે એ ટાઈમ પર તો યુટ્યુબ ને એવું હતું નહીં, કારણ કે યુટ્યુબ ફોર્મ થયું લગભગ 2004 કે 2005 અરાઉન્ડ, રેડી? ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ યુટ્યુબમાં વિડીયો જે અપલોડિંગ શરૂ થયું, અને એ ટાઈમમાં ગૂગલ, રેડી, સાયબર કાફેમાં જવું પડે, સાયબર કાફેમાં તમે ગૂગલ સર્ચ કરો અને તમે બહાર ચા પીને આવી જાઓ તો જે ગૂગલ ઓપન ના થઈ રહે, રેડી? એટલું બધું, અને ડિજિટલ મોબાઈલ તો હતા જ નહીં, નોકિયાના ફોન આવતા હતા। તો એ ટાઈમમાં મેં એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ બધા ન્યુક્લિયસ હોય છે અને તમે કોઈ પણ વિડીયો જો ને તો તમને વાઇબ્રેટ થતા દેખાડે કન્ટિન્યુઅસ, રેડી? તમે કોઈ પણ વિડીયો જોશો ને તો એકદમ ન્યુક્લિયર સાઈડ જોવા જાવ ને તો એ તમને ન્યુક્લિયર સ્ટેબલ ના દેખાડે, કન્ટિન્યુઅસ વાઇબ્રેટ થતા દેખાડે કન્ટિન્યુઅસ। તમે જો એવા કોઈ વિડીયો જોયો તો તમને ખ્યાલ આવશે, અથવા તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો તો તમને ખબર પડશે કે એકદમ ડીપ લેવલ પર જ્યારે વિડીયો લઈ જાય ને, જો હજી સુધી કોઈ ન્યુક્લિયર જોઈ નહીં શકે પણ એના વિડીયો 3D કે 2D બનાવે તો તમે જુઓ તો ન્યુક્લિયર વાઇબ્રેટ થતા હોય છે। એ મેં એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આવા કેમ વાઇબ્રેટ થતા હોય છે, રેડી? ત્યારે એનો મને આન્સર બહુ સારો મળ્યો હતો અને મજા આવી હતી। તો એનો એક ક્વેશ્ચન મેં તમને પૂછ્યો, ચાલો એવું કેમ હશે? થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર, રેડી? આજે ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ જ કરવાના છે, તમે કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં કરો તો હું ક્વેશ્ચન કરીશ। અને હા, પછી એ બીએસસી ના ટાઈમ પર તો એ તો મળી ગયું, પછી મેં એનું એ જ ફર્ધર, રેડી, એમાં ડિટેલ થી માસ્ટર ડિગ્રી આવી ત્યારે ફરીથી એક કોમ્પિટિશન થઈ એસપી યુનિવર્સિટીમાં, ત્યારે ફરીથી હું ડિટેલમાં ગયો, હવે પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ની ઇનસાઇડ ગયો। પહેલા ત્યારે મેં ન્યુક્લિયસ વિશે કર્યું હતું, રેડી, એટમ ને ટચ જ નહોતું કર્યું, હવે ન્યુક્લિયસ ની ઇનસાઇડ પ્રોટોન ન્યુટ્રોન્સ જે હાઇપરોન્સ છે, એટલે તમે કીધું સર હાઇપરોન્સ શું છે? જો થોડું ઘણું તમે એક્સ્ટ્રા જીકે હોય તો તમને એ ખબર પડી જાય જીકે હાઇપરોન્સ શું છે, કારણ કે ન્યુક્લિયસ ની ઇનસાઇડ મોર ધેન 100, રેડી, બેઝિક પાર્ટિકલ્સ છે, ઇફ યુ નો, રેડી, મોર ધેન 100। તમને ખાલી કોઈ પૂછે ન્યુક્લિયસમાં શું આવે એટલે તમે બોલો પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોન, ચલો બે થી ઇનફ, રેડી? પણ હાઇપરોન્સ છે, મ્યુઓન્સ છે, કેટલા બધા છે, રેડી? એમાંથી મેં મોડેલ બનાવ્યું હતું હાઇપરોન્સ નું, અને 3D મોડેલ બનાવ્યું હતું। 3D મોડેલ એના માટે તો મારે કેટલી મહેનત થઈ હતી લેવા માટે, કારણ કે બનાવવાનું એવું ક્રિટિકલ, પણ એ પણ બનાવ્યું હતું। પણ એ ટાઈમે જો કે આપણો એટલો બધો લક નહીં, અથવા તો જે કંઈ પણ કહેવાય, તો એ ટાઈમે આપણને કોઈ ચાન્સ ના લાગ્યો, કારણ કે મારા કરતા પણ ઘણા બધા બીજા બેટર હતા। ચલો એ બધી વાત છોડો, આનો જવાબ તો આપો તમે। सर ये क्वेश्चन ही पहली बार सुना है आपने जो अभी कहा। क्या? अब मतलब एटम वाइब्रेट होते हैं वो तो पता था, पर क्यों होते हैं वो नहीं पता है। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने फर्स्ट टाइम ही पूछे आपको, वैसे आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, चलो जवा दो, તમે આન્સર વિચારજો। હવે બીજું એક મારે કરવું છે, ચલો જો સેકન્ડ થિંગ કે સપોઝ હવે તમારી બોર્ડની એક્ઝામ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આવે છે, તો એનસીઆરટી બુક ને કેટલી પ્રિફર કરવાની, રેડી? કેવી રીતે બુક પ્રિફર કરવાની, અને બુક ઇનફ છે કે નહીં, રેડી? એવા ક્વેશ્ચન છે। જો તમે નીટ એસ્પાયરન્ટ્સ છો તો તમારા માટે 90% એનસીઆરટી ઇઝ ઇનફ, રેડી? 90% એટલે ઓલમોસ્ટ ઇનફ જ કહેવાય, રેડી? ખાસ કરીને કહું તો ફિઝિક્સમાં અને કેમિસ્ટ્રીમાં, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ બાયોલોજી, ઠીક હે? તો એનસીઆરટી ઇઝ પ્રિફરેબલ, 90% તમે એટલું કરો તો તમે આરામથી સ્કોર કરી લો। જેડબલઈ માટે અરાઉન્ડ 50 to 60% એનસીઆરટી બુક ઇઝ ઇનફ, રેડી? ઓનલી એનસીઆરટી જેડબલઈ એડવાન્સ માટે ઇનફ નથી, રેડી? પણ અપ ટુ 50-60%, એનો મતલબ કે અપ ટુ તમે ક્રેક કરી શકો। તમે કે સર એનસીઆરટી કઈ રીતે? તો જો સપોઝ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં મારી પાસે અત્યારે છે ને, હું સર્ચ કરું, જો મારી પાસે કોઈ બુક પાર્ટ 1 કે પાર્ટ 2 હોય ને, તો સપોઝ યસ, જો મારી પાસે છે ને એનસીઆરટી ની
કોઈ બુક છે પાર્ટ 1 છે, ચલો કોઈ ચેપ્ટર કાઢો, તમે કોઈ એક ચેપ્ટર કાઢો, फिफ्थ। चलो Fifth. fifth, चलो 5th चैप्टर मैंने निकाला। अब 5th चैप्टर में कोई भी मैं एक पेज निकाल रहा हूं, ठीक है, कोई भी अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ओपन हो रहा है, वेट, ओके, इट्स हैंग, पीसी हैंग हो गया। तो उस टॉपिक में प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया कि चलो टेक्स्ट बुक इज इनफ फॉर नीट एंड 50 to 60% इनफ फॉर जेई और एडवांस के लिए। तो एनसीईआरटी तो सभी के पास है, और कई ज्यादा क्लासेस और वगैरह सब तो बोलते हैं कि चलो आप ये नहीं, ये हमारा मॉड्यूल करो, ये करो, ये करो, लेकिन जब तक मेरा एक्सपीरियंस है और कई ज्यादा और टीचर्स के भी एक्सपीरियंस है, तब तक मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रीवियस चैप्टर्स, सॉरी प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स देखो तो आपको पता चलता है कि कैसे क्या करना है। वेट, बुक ओपन रही है, तो बुक को भी ओपन हो जाएगी तो आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। तो उनमें से कोई भी टेक्स्ट बुक का कोई भी पेज लो तो आपको कैसे प्रिफर करना है और कैसे सॉल्व करना है, वो मेन पोर्शन होता है कि आप वो कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे वर्ड टू वर्ड, कैसे लाइन टू लाइन आप जा रहे हो, और उनमें से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन पोर्शन में एमसीक्यूज ही होता है कि चलो आप एमसीक्यू कैसे निकाले, आपको खुद को एमसीक्यू निकालना होता है। और अभी तो आपके पास इनफ टाइम है, और जेडब्ल्यू की तो डेट डिक्लेयर हो गई है ना, इस साल हाँ। तो इस साल यस। तो इस साल तो 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स ये कंडक्ट होने वाली है एनटीए के द्वारा जो एग्जाम हो रही है। वो कितने स्टूडेंट अपीयर होने वाले, रेज हैंड है तो मुझे पता चल जाएगा, डिजिटली आप रेज हैंड करो तो मुझे पता चल जाएगा कि जेडब्ल्यू अपीयरिंग कौन करने वाला है। चलो ओनली 2, चलो 2 स्टूडेंट ही ओनली, ओनली 2 स्टूडेंट, 3। देखो मैं आपको खा नहीं जाऊंगी, चलो खा नहीं जाऊंगे, चलो इसने सच बोला गलत बोला, ठीक है, क्रिस, राठौर और राहुल तीनों, और बाकी सब तो नहीं करने वाले, और सब रूसी भूसी वगैरह सब कहाँ गए, चलो छोड़ो, जहां भी गए। यस, चलो टेक्स्ट बुक दिख रही है आपको, यस और नो? यस। यस। ओके, चलो टेक्स्ट बुक दिख रही है, उसमें से कोई भी टॉपिक निकालो, चलो ठीक है, चलो मैं रैंडमली एक टॉपिक में ले रहा हूँ। चलो इसी टॉपिक में से सबको सपोज आपको कुछ क्वेश्चन निकालने हैं, तो कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, चलो ये रैंडमली हम टॉपिक चूज कर ले, वैसे प्री डिफाइंड नहीं है। उनमें से चलो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, और प्रॉपर्टीज में से चलो हम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वगैरह सब हम सोचते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप, ठीक है, चलो ये सेंटेंस हुआ एक, और इनमें से एमसीक्यू आपको पूछा जाए, चलो तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो चलो इनमें से एमसीक्यू जैसे आ सकते हैं कि चलो आपको डिफरेंट फिगर दी जाए, और डिफरेंट फिगर में से आपको उनमें क्लोज लूप है कि नहीं, वैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसा होगा आपका, 1 मिनट, चलो आपको कुछ दिख रहा है, यस। ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज आपके पास एन पोल एंड एस पोल है, ठीक है, तो उनमें से फील्ड लाइंस कहां से निकलेगी और कहां जाएगी, अंदर नॉर्थ, अंदर इनसाइड, साउथ, साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ऐसी फील्ड लाइंस होती है, पता है ना। यस। यस। ओके, तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ की कि चलो ये तो मैंने रैंडमली फिगर ड्रॉ कर दी, चलो तो आपको तो पता होगा चलो इसमें कौन सा आंसर है। चलो उसके बाजू में मैं और एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, एन और एस पोल, ठीक है, चलो इनमें से एरो जस्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें एरो चेंज कर देते हैं। चलो
तो आपको तो वैसे ही एग्जाम टाइम में तो ऐसे लगे कि चलो सब कुछ ऐसा ही है, ठीक ठाक ही है, वैसे ही इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, चलो टिक मार्क कर देते हैं। चलो इसके अलावा भी और फिगर्स आ सकते हैं। एन एस थ्रू पोल वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, कुछ पोल वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है। चलो भाई क्या हो रहा है, और जैसे यहाँ पे एक रैंडमली कुछ एटम दे दिया और कुछ भी दे दिया, और वैसे फील्ड लाइंस ऐसे दे देते हैं। चलो तो आपको इसको काउंट करना है। चलो इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कुछ कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक एमसीक्यू इस टाइप का हुआ। बाकी वैसे सब एक एमसीक्यू इस टाइप का आ सकता है। चलो आपको ऑप्शन में आंसर दे जाते हैं कि चलो इनसाइड आउटसाइड कौन सी लाइन्स होती है, फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो कई सारे एमसीक्यूज सिर्फ एक लाइन में से निकले, देखो, है ना, यस और नो। Yes. इसके आगे बढ़ो, this is unlike the electric dipole where these field lines begin from positive charge and end from negative charge or Yes, escape yes. from to infinity। चलो तो इसी लाइन से भी कई ज्यादा और एमसीक्यूज निकलेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ ले लेते हैं, और उसका फील्ड कैसे बनता है, ठीक है, उसकी कई फिगर्स होती है, और कहाँ से जा रहा है, और व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन। तो कई ज्यादा क्वेश्चंस आए इसी टॉपिक में से, है ना। तो देखो बेटे, ऐसे आपको टेक्स्ट बुक प्रीफर करनी है पूरी की पूरी। यदि ऐसे आप बुक प्रीफर कर रहे हो तो फिर आप इजीली, वेरी इजीली यू कैन क्रैक बोथ द एग्जाम्स, ठीक है। आपको मिनिमम क्रैक करने के लिए तो ये टेक्स्ट बुक इनफ है, लेकिन स्कोर ज्यादा करना है तो आपको फिजिक्स में इरोडो है या फिर कई ज्यादा है बुक्स, वो आप प्रीफर करो। और नीट के लिए तो ओनली टेक्स्ट बुक इज इनफ। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक जैसे मैंने अभी बनाई वैसे आपको पेंसिल स्केच पेन वगैरह लेके बना देनी है, सारी की सारी टेक्स्ट बुक, फोर्थ पार्ट, 11th के दो और 12th के दोनों। ऐसे लाइन लाइंस पे जितने भी एमसीक्यू आपको पता चले वो सब बना दो, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, और नीट में तो ज्यादा स्कोर भी अचीव कर सकते हो। देखिए ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, और कई ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है उसका भी यही एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी हम पेपर चेकिंग कर ले के लिए वहां पे बोर्ड में जाते हैं तो फिर हम टीचर सब यही करते हैं, पेपर चेक हो जाने के बाद सब हम डिस्कस कर ले, चलो भाई कैसा होता है ये सब। तो उनमें से कंक्लूज निकला हुआ है, और जो पेपर निकालते हैं वो भी फर्स्ट उसको टेक्स्ट बुक दी जाती है ना, बाकी उस सब कुछ उसका नॉलेज होता है। चलो तो ठीक है, आज का टाइम तो होने वाला है अभी तो चलो, और सभी स्टूडेंट को बाय बाय, जय स्वामीनारायण। आंसर कैसे करा Yes. Bye, sir.